नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको समसामयिक विषयों की जानकारी प्रदान करते हैं, साथ ही साथ ले जाते हैं सैर पर भी, मिलवाते हैं मेहमान से भी। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि आज किन विषयों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के बारे में। हमारे साथ मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी होंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम सर्दियों में अपने खान पान का ख्याल रखें, और इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ होंगी श्रीमती डॉक्टर विनीता मेवाड़ा जी, जो कि डाइटिशियन हैं। और मिलवाएंगे आपको मेहमान से भी, एक सफल महिला उद्यमी हमारे साथ होंगी श्रीमती शिवानी जी। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी जुड़ सकते हैं हमारे आज के कार्यक्रम से। हमारा नंबर है 0755266049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 180023300340। दर्शकों, तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम सुबह उठकर देखते हैं कि तिथि क्या है, तो देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष द्वितीया है और 14 दिसंबर 2023 तिथि है, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार से इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो नज़र डालते हैं कि 14 दिसंबर को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1911 में रोवाल्ड एमंडसन ने दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा। वह ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। वहीं 1918 में BKS आयंगर का जन्म हुआ। कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मे आयंगर को देश का पहला योग गुरु होने का गौरव हासिल है। और वहीं 1924 में हिंदी सिनेमा के पहले शोमैन राज कपूर का जन्म हुआ था। वहीं 1930 के दशक में बॉम्बे टॉकीज में क्लब बॉय बने राज कपूर ने पृथ्वी थिएटर से अपने अभिनय जीवन की शुरुआत की और अभिनय के अलावा फिल्म निर्माण और निर्देशन में भी खूब नाम कमाया। तो ये तो थी कुछ खास बातें इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एक विचार हमारी सोच बदल देता है और हमारा जीवन बदल देता है। तो आइए नजर डालते हैं क्या कुछ खास है विचार सेगमेंट में। जीत हार तो चलती रहती है, महत्वपूर्ण है लड़ते रहना। बहुत ही अमृत वचन है ये कि हमें लड़ाई ज़रूर लड़ते रहना चाहिए, कर्म ज़रूर करते रहना चाहिए, तभी हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। जो जीत और हार तो चलती ही रहती है। दर्शकों, आज आपको जैसा कि हमने बताया राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस है। हर वर्ष 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, साथ ही साथ ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ रही है। और जितनी आवश्यकता बढ़ रही है उसको संरक्षित रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में श्री सुरेंद्र वाजपेयी जी हैं, जो कि मुख्य अभियंता है मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत जी सर, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण है आज के समय? देखिए, ऊर्जा की जब हम बात करते हैं तो ये आप जान लीजिए कि आज के विकसित समाज में ऊर्जा एक लाइफलाइन की तरह है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन इसकी उपयोगिता होती है, चाहे वो परिवहन के क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जो घरों में यूज़ होती है, जितने भी अप्लायंसेस हैं, गैजेट्स हैं, खाना बनाना है, इवन कपड़े धोना है, आपके टैप में पानी आता है, तो सभी कार्यों में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा की ज़रूरत तो है, ये बात तो तय है। अब चूँकि ऊर्जा के साधन बहुत सीमित हैं और जो पेट्रोलियम बेस्ड या कोल बेस्ड रिसोर्सेज हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत सीमित हैं, ये अनंत काल तक नहीं चलने वाले हैं। तो इसके लिए जो अल्टरनेट अरेंजमेंट्स हो रहे हैं एनर्जी के, तो उसके साथ सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम संरक्षित करें। जो एनालॉजी हम अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगाते हैं कि हमारे पास जब वित्तीय व्यवस्था थोड़ी कमज़ोर होती है तो पहले हम कंजर्वेशन करते हैं और जो आवश्यक खर्चा होता है वही हम खर्च करते हैं। तो वही एनालॉजी ऊर्जा के स्रोतों के साथ, ऊर्जा के उपयोग के साथ भी लगना चाहिए। उसी को एनर्जी कंजर्वेशन कहते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया कि एनर्जी कंजर्वेशन जो शब्द है उसको किस प्रकार से आपने बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया। हर वर्ष 14 दिसंबर को हम लोग बनाते हैं राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। वो क्यों बनाया जाता है, कैसे शुरुआत हुई इस दिवस को बनाने की?
देखिए, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाने का औचित्य तो ये है कि जन साधारण तक, जन जन तक इस विषय को ले जाया जाए एक अभियान के माध्यम से। क्योंकि ऊर्जा, जैसे मैंने बताया कि ऊर्जा की जो खपत है उससे प्रत्येक व्यक्ति जुड़ा है, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो महीने में कभी एक बार ऊर्जा की खपत करता है या किसी सीजन में एक बार करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन करता है। और जब तक प्रत्येक व्यक्ति को ऊर्जा संरक्षण के बारे में, इसकी महत्ता के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने तरफ से, अपने माध्यम से, न केवल वो समाज और देश के लिए और पर्यावरण के लिए सहायक होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा की बचत करने से उसके ऊर्जा के बिलों में भी कमी आएगी। तो इस सब विचार को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि वैसे तो हम 12 महीने और 365 दिन इस कार्यक्रम को चलाते हैं, लेकिन टू मेक मोर एम्फेसिस ऑन द सब्जेक्ट, ये एक दिवस के रूप में जिसमें कि और व्यापकता लाई जा सके, जन जन तक पहुंचा जा सके और समाज के उस अंतिम व्यक्ति तक भी संदेश जा सके कि ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से वो अपनी भागीदारी एक सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण के लिए कर सकता है। बिल्कुल सर, किस प्रकार की गतिविधियां आयोजित की जाती हैं? क्योंकि आपने बात की जन जन को जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है, तो लोगों को जागरूक करने के लिए क्या कुछ किया जाता है? देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए वैसे तो हम नियमित तौर पे कई सारे प्रोग्राम करते हैं। स्कूल्स में, कॉलेज में स्टूडेंट्स को सेंसिटाइज करते हैं। हर स्टेक होल्डर, चाहे वो कृषक हो, गृहिणियाँ हो, उद्योग हो, सभी को हम प्रशिक्षण के माध्यम से और प्रचार के माध्यम से उन तक पहुँचते हैं। लेकिन मुझे ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत ही अनुपम योजना, जो संभवतः देश की इकलौती योजना है, ऊर्जा साक्षरता अभियान 2021 में लॉन्च किया था। और इसको वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा है। इसमें कुछ 10 से 12 वीडियोज़ हैं, 5 से 7 मिनट के, सामान्य सरल हिंदी भाषा में है। प्रत्येक व्यक्ति इसको डाउनलोड करके सुन के दैनिक जीवन में किस तरीके से ऊर्जा बचत में अपनी भागीदारी कर सकता है, इसकी जानकारी बड़े सरल और सुगम तरीके से दी गई है। मुझे ये भी बताने में बड़ी खुशी है कि लाखों लोग, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन होता है IoT पोर्टल के माध्यम से, IoT प्रोटोकॉल के माध्यम से, तो लाखों लोग उससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ चुके हैं। तो ये एक पहल है, एक लंबा सफ़र है, क्योंकि ये देखिए, एक बार ऊर्जा के बारे में सेंसिटाइज करना या जागरूक करना अलग बात होती है, और लगातार उनको जागरूक करके उस स्ट्रीम में लाना कि वो उसमें भागीदारी करें, ये एक मुश्किल काम होता है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम लोग इसमें किसी हद तक सफल हो रहे हैं और लगातार लगे हुए हैं कि हम इसको प्रत्येक नागरिक को जोड़ सकें। बिल्कुल सर, काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है विभाग, और जन जन को साक्षर बनाने का अभियान है ऊर्जा साक्षरता अभियान, जिसके अंतर्गत कई सारे वीडियोस अपलोड किए गए हैं जिससे लोग जागरूक बने। सर, आप हमारे साथ उपस्थित हैं, आप दूरदर्शन के माध्यम से दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं सभी जन, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दैनिक जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम और मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत हमने एक स्लोगन भी निकाला है, प्रतिदिन प्रति परिवार 1 यूनिट ऊर्जा की बचत करे। अब वो कैसे करेगा, उसका भी हम मंत्र देते हैं कि वो अपने आसपास जो भी ऊर्जा के उपकरण हैं उनको देखे, उनकी कितनी उपयोगिता है उतना ही उपयोग करें। हम सामान्यतः देखते हैं कि लैपटॉप है, मोबाइल है, ये जो भी चार्जर हैं, इनसे हम अपना इंस्ट्रूमेंट तो निकाल लेते हैं, लेकिन ये चार्जर ऑन कंडीशन में रहते हैं। चाहे टेलीविज़न हो, बहुत सारे गैजेट्स हैं, माइक्रोवेव है, ये सारे गैजेट्स ऑन रहते हैं। हम इनको या तो रिमोट से ऑफ कर देते हैं या अपने गैजेट्स हटा लेते हैं, बट दे रिमेन ऑन विद द इलेक्ट्रिसिटी, तो दे कंज्यूम एनर्जी। यदि हम इसको बंद करेंगे, हम स्विच से बंद करना सीख जाएंगे। जिस कमरे में जितनी लाइट की आवश्यकता है, मोबाइल या लैपटॉप या टेलीविज़न या जो भी गैजेट्स हैं, उनको हम जहां आवश्यकता है उतना ही उपयोग करें। आसपास की दूरी, जैसे हमें कॉलोनी में कहीं जाना है, दूध लाना है, सब्जी लाना है, इसके लिए हम पैदल या साइकिल का उपयोग कर सकते हैं। न केवल इससे ऊर्जा की बचत होगी, गैसीय उत्सर्जन कम होगा, एमिशन कम होगा, बल्कि सेहत पे भी अच्छा फ़र्क पड़ेगा, अच्छा फ़ायदेमंद रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें अपने दैनिक जीवन में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मंत्र दिया है, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, लाइफ मिशन, लाइफ इन्वायरमेंट फॉर लाइफ। तो ये सब प्रयास ऊपर से स्तर से करे जा रहे हैं कि हम
समाज के अंतिम छोर तक इन संदेश को पहुंचा सकें, और प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही इतना बड़ा मिशन है कि ये किसी सिस्टम से या किसी एक संस्था के माध्यम से नहीं हो सकता है, ये प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जी सुरेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। हमारी दिनचर्या में हम किस प्रकार से अपने व्यवहार को बदल करके अपना योगदान दे सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के लिए। आपसे जानना चाहेंगे सर, जो युवा पीढ़ी है उनके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हैं और सब चीज़ ऑटोमेटेड मोड में चली गई हैं, तो वो ऊर्जा संरक्षण की बात इतनी अच्छे से नहीं जान पाते, उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, युवा पीढ़ी का बहुत बड़ा रोल है। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने ग्लासगो COP26 में 2021 में 2070 का नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। वो इसीलिए रखा है कि ये एक बड़ा दुरूह और मुश्किल कार्य है, तो इसके लिए जो युवा पीढ़ी है ये रोल उनको अदा करना है। अब उनको पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दिखानी है, उनको ऊर्जा स्रोतों के संरक्षण और प्रबंधन पे जागरूक होना है, और उनके माध्यम से ही हम 2070 या उसके पहले नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे। ये जो ऊर्जा साक्षरता अभियान मध्य प्रदेश शासन की पहल है, ये भी इस यूथ को, इस युवा वर्ग को केंद्रित रख के ही बनाया गया है कि इनको यदि हमने एक संदेश दे दिया और इन्होंने उसको आत्मसात कर लिया, ये अपने जीवन शैली में यदि उसको उन्होंने ढाल लिया, तो निश्चित रूप से आने वाली समय या आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं को इसका लाभ होगा। एक सुरक्षित वातावरण मिलेगा। आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में कैसा माहौल हो जाता है स्मॉग का। ये सब एमिशंस हैं, गैसीय उत्सर्जन का है। वो गैसीय उत्सर्जन का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है वो 70% मिसयूज़ ऑफ एनर्जी है। तो यदि एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे, तो निश्चित रूप से हम इस दुविधा से बच सकेंगे और एक स्वस्थ वातावरण हमारे आने वाले समय में सभी को मिल सकेगा। बिल्कुल सर। सर, जैसा कि हमें ज्ञात है मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों में धनी है और कई सारे जो उद्योगपति होते हैं उनके लिए आकर्षण का भी केंद्र बनी हुई है, ऊर्जा का भी स्रोत है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला, और इसी हमारी प्रदेश की विशेषता के कारण देश के कई उद्योगपति मध्य प्रदेश में अक्षय ऊर्जा, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स बड़ी कैपेसिटीज़ के लगा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से जैसा कि 2030 तक 50% रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स का टारगेट है, हम उससे पहले इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये हमारे जो प्रदेश का माहौल है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो हमारी वर्किंग है, उससे बड़ा उत्साहित होकर पूरे देश के, न केवल देश के बल्कि कई बार विदेशों के भी इन्वेस्टर्स आते हैं मध्य प्रदेश में परियोजनाओं को लगाने में अपनी रुचि दर्शा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, सौर ऊर्जा की बात करें और मध्य प्रदेश की बात करें तो रीवा में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। सौर ऊर्जा से जो ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं, उससे जुड़ी हुई बात आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो रीवा अल्ट्रा सोलर का प्लांट था 750 मेगावाट का लगा था, ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में गेम चेंजर प्रोजेक्ट था। इसके पूर्व कोई भी प्रोजेक्ट बिना शासकीय मदद के इस इतनी बड़ी क्षमता का और इतने कम एनर्जी कॉस्ट पर नहीं लगा था पूरे विश्व में। तो और उसके लिए हम लोगों ने हमारे प्रशासन के और राज्य शासन के दिशा निर्देश में बहुत मेहनत करी और खुशी इस बात की कि हमें आशातीत सफलता मिली और हम एक आदर्श कायम कर सके कि हम केवल पब्लिक पार्टिसिपेशन से इतनी बड़ी योजना को मूर्त रूप दे सकते हैं। न केवल मूर्त रूप दे सकते हैं बल्कि प्रभावी तरीके से वो संचालित भी हो रही है। और दिल्ली की मेट्रो आज रीवा अल्ट्रा मेगा के जो सोलर प्रोजेक्ट से चल रही है, तो ये प्रदेश के लिए वाकई एक गौरव की बात है। बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि जो रीवा का प्रोजेक्ट है, सौर ऊर्जा का प्रोजेक्ट है, उससे दिल्ली मेट्रो संचालित होती है, तो हम सभी के लिए गर्व की बात है। और ऊर्जा विभाग को हम बहुत सारी शुभकामनाएं भी देंगे उनकी इस उपलब्धि के लिए, क्योंकि मिसाल बन चुका है ये प्रोजेक्ट, पूरे देश भर में नहीं एशिया में भी बात करें तो मिसाल बन चुका है। सर, जानना चाहेंगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज के बारे में। रिन्यूएबल सोर्सेज तो जैसा अपने नाम से ही होता है, ये प्राकृतिक सोर्सेज होते हैं जो दे रिन्यू देमसेल्फ विद इन ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड हैं या जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, पेट्रोलियम फ्यूल हैं, उनका जो रिन्यूअल है
उसमें लाखों साल लग जाते हैं। जबकि बिल्कुल। रिन्यूएबल सोर्सेज है, आज सूरज है, शाम को ढलेगा, कल फिर आ जाएगा। तो इन सोर्सेज पर हमें रिलाय करना है, इन सोर्सेज की तरफ हमें जाना है, ताकि हम एक सस्टेनेबल सिस्टम खड़ा कर सकें एनर्जी के उसमें, और हमें ये एमिशन रिडक्शन का जो लक्ष्य है वो भी हम पा सकें। तो रिन्यूएबल सोर्सेज की उपयोगिता तो हमारा कार्य है, और हम इसी पे समर्पित हैं। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधनों को हमें सहेज के रखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है। जैसा कि सर बता रहे, फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, फ्यूल्स की बात करें, इसको बनने में काफ़ी समय लगता है। तो हमें प्राकृतिक चीज़ों को काफ़ी संरक्षित रखना है। सर, महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं का क्या रोल है ऊर्जा संरक्षण में? महिलाओं का सबसे बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो यदि अब हम घरेलू एनर्जी की बात करें तो इट इज़ अबाउट 20-25% ऑफ टोटल एनर्जी कंजम्पशन, जो एनर्जी मिक्स का टोटल कंजम्पशन है, 20% घरेलू ऊर्जा है। और घर में यदि महिला जागरूक है तो आप समझ लीजिए कि 40% तक एनर्जी बचा सकती है। तो 40% ऑफ 20% इससे ह्यूज 8% ऑफ टोटल मिक्स। 8% बहुत बड़ा नंबर होता है। यदि हम टोटल कंट्री की जनरेशन की बात करें तो उसका 8% महिलाओं की जागरूकता से बच सकता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इससे न केवल एमिशन कम होगा, बल्कि जो आयात पर होने वाले खर्चे हैं वो भी कम, बहुत ड्रास्टिकली कम होंगे। तो महिलाओं की तो महत्वपूर्ण भूमिका है, और सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि कृपया इस विषय को थोड़ा सा गंभीर, क्योंकि न केवल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, न केवल ये ऊर्जा संरक्षण का विषय है, बल्कि आने वाली जनरेशन को हम कैसा वातावरण देना चाहते हैं। हम स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं, तो ये हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम इस तरफ अपनी ड्यूटी का, अपने का पालन करें, और अपने कर्तव्य का भी पालन करें। सर, हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से प्राकृतिक संसाधनों में भी अब कमी आने वाली है, और इसके प्रति भी हमें जन जन को जागरूक करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? मैं फिर वहीं घूम के आऊँगा, जो ऊर्जा साक्षरता अभियान में है, वो अभियान हमने चलाया, मध्य प्रदेश शासन ने चलाया। उसका मूल उद्देश्य यही है कि हमें लोगों को या प्रत्येक जन को इस बारे में अवेयर करना है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कोई एक ईश्वरीय विपदा नहीं है। ये हमारे जो ऊर्जा के दुरुपयोग करते हैं या ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करते हैं, उसके कारण जो उत्सर्जन होता है, जो एमिशंस होता है, उसका परिणाम है। तो यदि हम ऊर्जा के उपयोग को सीमित करेंगे, एफिशिएंट उपयोग करेंगे, जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना करेंगे, और ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे ज़्यादा रिलाई करेंगे, तो उत्सर्जन कम होगा और ये समस्या अपने आप कम होने लगेगी। तो ये इंटर रिलेटेड चीज़ें, टू साइड्स ऑफ ए कॉइन है, कि यदि हम एमिशन कम करेंगे तो न केवल ऊर्जा की साधनों में बचत होगी, बल्कि एमिशन भी कम होगा और क्लाइमेट भी सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि ये मानव द्वारा ही बनाया गया है। जो भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये नेचुरल नहीं है, ये हमारे द्वारा ही कृत है, और इसको बचाने के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, अपने जंगल संरक्षित रखने होंगे। सर, जानना चाहेंगे, ईवीज़ का चलन आ गया है, और ये ईवीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसलिए बनाई गई है जिससे ईंधन की खपत में कमी आ सके। तो कितना उपयोगी रहेगा ईवी का उपयोग ऊर्जा संरक्षण के लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अभी जो स्वरूप है, देखिए, ये आगे आने वाले समय में और वृहद रूप लेगा, क्योंकि इसके पूर्व जो आईसी इंजन बेस्ड व्हीकल्स होते थे वो पेट्रोलियम फ्यूल्स पे चलते थे। पेट्रोलियम फ्यूल्स से एमिशन बहुत होता है, जो कि बहुत बड़ा पूरे क्लाइमेट के लिए, पूरे सृष्टि के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसको कम करके अब ये कई बार ये इशू आता है कि साहब इलेक्ट्रिक भी तो कहीं ना कहीं बन रही है। तो यस, बिल्कुल, इलेक्ट्रिसिटी भी कहीं ना कहीं जनरेट हो रही है, बट हम जिस गति से रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स अपने एनर्जी मिक्स में बढ़ाते आ रहे हैं, तो वो समय दूर नहीं। जैसे मैंने बताया, 2030 तक मध्य प्रदेश 50% ऊर्जा की पूर्ति रिन्यूएबल एनर्जी से करने के दिशा में प्रगतिशील है, और हम कर सकेंगे। तो यदि हम, हमारी जनरेशन ग्रीन एनर्जी है, तो यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलती है तो ऑलमोस्ट एक तो सिटी पॉल्यूशन भी नहीं होता है, और जो इंपोर्ट चार्जेस हैं, जो हम फॉसिल फ्यूल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं, उसकी बचत होती है,
और हमारे ग्रीन एनर्जी पे हम स्विच ओवर हो रहे हैं, तो सारे लाभ ही लाभ हैं। ऊर्जा संरक्षण या ऊर्जा प्रबंधन में तो सभी चीज़ें आती हैं, चाहे एनर्जी एफिशिएंसी हो और चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये एनर्जी मैनेजमेंट के ही डोमेन में है सारी चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर बात करें भारत की, भारत में तेल का उत्पादन या फ्यूल का उत्पादन उतना नहीं होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, तो इस और भी कुछ कार्य हो रहा है। बिल्कुल, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम है, जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम है, जो अभी नए कई सारी आपने सुना होगा हाइड्रोजन एनर्जी मिशन भी बने हैं, तो ये सारे प्रयास इसी दिशा में हैं कि हम पेट्रोलियम फ्यूल बेस्ड इकोनॉमी से बाहर आएँ और रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी बेस्ड इकोनॉमी डेवलप करें, ताकि हम सेल्फ रिलायंट रहें और एक समृद्ध देश और स्वच्छ देश का निर्माण कर सकें। बिल्कुल सर। सर मध्य प्रदेश वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मध्य प्रदेश वासियों से अपील है कि जो ऊर्जा साक्षरता अभियान है इससे जुड़ें, क्योंकि ये आपको एक इंसाइट देता है कि ऊर्जा संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण से कैसे आप अपने इकोसिस्टम को क्लीन रख सकते हैं, कैसे आप एक संतुलित पर्यावरण रख सकते हैं, कैसे आपको ऊर्जा बचानी है और ऊर्जा बचत से आपके बिजली के बिलों में कैसे बचत होगी। तो ये कंप्रहेंसिव अप्रोच हमने करी है और इसको ये एक फर्स्ट कोर्स चल रहा है अभी, हम धीरे धीरे जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे इस कोर्स को भी अपडेट करते जाएंगे, ताकि जो यूथ है विशेषकर, क्योंकि यूथ की भूमिका आने वाले समय में महत्वपूर्ण होने वाली है इस एनर्जी डोमेन में, तो वो पूरा इससे जुड़े, कनेक्ट हो हर सेक्टर में, चाहे आईटी का हो या टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो या कोई भी हो, क्योंकि अपने जीवन में जब तक वो ऊर्जा का उपयोग दैनिक जीवन में कर रहा है तब तक उसको इससे जुड़ना आवश्यक रहेगा। और इसके कई सारे उसके फ्यूचर ऑप्शंस भी हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, रोज़गार की अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, क्योंकि जब ये फील्ड खुल रहा है तो कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। तो यदि उनसे जुड़ते हैं तो न केवल उनको ज्ञान प्राप्त होगा, न केवल वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बल्कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके लिए खुलेंगी। बिल्कुल सर। सुरेंद्र सर, आपने बहुत अच्छी बातें हमारे दर्शकों को बताई कि वे किस प्रकार अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी। दर्शकों, ये तो थी बात। आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है और इसी दिवस पर हमारे साथ सुरेंद्र वाजपेयी जी थे, जो कि हमें बता रहे थे किस प्रकार से हम सभी अपना योगदान प्रदान कर सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं नीमच, पर्यटन सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नीमच। नीमच की दूसरी जीवन रेखा है कृषि उपज मंडी। ये राग रंग, ये चहल पहल, गंधों का मेला सा, इस भीड़ बीच कितना लगता आदमी अकेला सा। सपनों की दुनिया कहाँ कहाँ लहरों में भटकाती, हर रात उसी सूखे तट पर कोई धर जाता है। जब मुट्ठी भर दानों में ढेरी सा श्रम होता है तो श्रमशलत किसान यूं ही घोड़े बेचकर सोता है। ये प्रमुख प्रवर श्रेणी की मंडी है। अनाज, दलहन, तिलहन, मसालों और औषधीय जिन्सों के 56 प्रकार। शायद ही किसी मंडी में इतनी फसलें बिकने आती हैं। ईसबगोल को हमने सिर्फ छोटे छोटे डिब्बों में ही देखा था। यहाँ वो ढेरों से बिकता है, नीलाम होता है। अश्वगंधा, चिरायता, आंवला, कलौंजी, तुलसी बीज, क्या क्या नहीं। चलो चलें दो पल इन फसलों के बीच, हरे भरे सागर की लहरों के बीच। इस मंडी में फसलों के अच्छे दाम मिलते हैं। इसी कारण राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बंगाल, कश्मीर, हरियाणा तक के किसान अपनी फसलें लेकर आते हैं यहाँ। नीमच मंडी भारतवर्ष में सबसे बड़ी हर्बल मंडी के नाम से जानी जाती है, जहाँ पूरे देश से लोग, जैसे राजस्थान, यूपी, आंध्र प्रदेश, राजस्थान से लोग यहाँ माल बेचने आते हैं, हर्बल आइटम, और उनको अच्छा दाम यहाँ मिलता है ओपन मार्केट में। ये मंडी ओपन मार्केट की सबसे बड़ी मंडी है, जहाँ सबके सामने यहाँ माल नीलाम होता है और मंडी कमेटी यहाँ की अपनी व्यवस्थाएं करती है। ये मंडी सबूत है इस बात का कि जरखेज मालवा की समृद्धि के दरवाजे श्रम की इन ढेरियों से खुलते हैं। हमें पता चला कि पास ही चपलाना में एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष जिसके नीचे बैठना भर है कि मनोकामना पूरी होने में देर नहीं।
पर शायद ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष है। धरती पर ये देवराज इंद्र की भेंट है जो कृष्ण जी लेकर आए थे। पता नहीं क्यों इसे भिंडी कुल का कल्प वृक्ष कहा जाता है। नीमच जिले में इसके 4-5 पेड़ बताए जाते हैं। आकार प्रकार में समानता के कारण यह भी माना जाता है कि ये खुरासानी इमली यानी गोरख इमली है। इनमें नारियल के आकार के फल लगते हैं। इसका वानस्पतिक नाम एडियनसोनिया डिजनरात है। इसके फूल बहुत सुंदर। हर साल यहां मेला लगता है। ये वृक्ष बहुत पूजनीय है। इसका तना इतना विराट और पोला है कि अंदर डबल बेड आ जाए। ये लोग शायद यही देख रहे हैं। कल्प वृक्ष को लेकर लोगों के अपने विचार हैं, विश्वास हैं, अंधविश्वास की हद तक हैं, मगर मासूम और भोले विश्वास हैं। तो ये तो था मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत सा स्थल नीमच। और दर्शकों, अब हम बात करेंगे सर्दियों में कैसे रखें हम खान पान का ख्याल। और हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर विनीता मेवाड़ा जी हैं, जो कि आहार विशेषज्ञ हैं। सर, मैम बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, शुरुआत करेंगे कैसे रखना चाहिए अपने खान पान का ख्याल। सर्दियों की बात करें तो विशेषकर सर्दियों में खान पान का ध्यान रखने की बात होती है, तो किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे मौसम परिवर्तन होते हैं तो मौसम परिवर्तन के अनुसार हमारे खाद्य पदार्थ भी बदलते रहते हैं। बिल्कुल। जब मौसम बदलता है तो हमारी सब्जियां चेंज होती हैं, फल चेंज होते हैं, और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी हैं जो हमारे अवेलेबल होते हैं, वो भी चेंज होते हैं। तो उसके हिसाब से हमें हमारे आहार और आहार की जो प्रैक्टिस है, जो डेली फूड की प्रैक्टिस है, उसको भी हमें बदलने की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल। सर्दियों में जैसा कि आप देखेंगे कि सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, तो उनका इस्तेमाल हमें डेली खाने में ज़रूर करना चाहिए। सैलेड बहुत अच्छे मिलते हैं, सलाद का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लीफी वेजिटेबल्स की यदि बात की जाए, हरी पत्तेदार सब्जियों की यदि बात की जाए, तो इस मौसम में काफ़ी अच्छी आती है। चने की भाजी है, मेथी की भाजी है, मूली की भाजी है, पालक है, इनका इस्तेमाल। साथ ही क्योंकि ये ठंड का मौसम है तो कुछ हमें ऐसी भी चीज़ें चाहिए होती है कि जो इससे हमको वार्म फीलिंग आती है, लाइक गर्म, जिससे हम फील कर सके, तो सूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कुछ सुपर फूड होते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट की यदि बात की जाए तो इस मौसम में ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपने देखा होगा पुराने ज़माने में इस मौसम में स्पेशली लड्डू बनाए, जैसे गोंद के लड्डू होते थे, मेथी के लड्डू होते थे, उड़द की दाल के लड्डू होते थे, तो उन्हें विंटर सीजन में लेना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इस समय हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो काफ़ी इम्प्रूव रहता है। बिल्कुल। तो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ ही क्योंकि आपको ये रखना है कि आपकी जो डेली हैबिट्स हैं वो बदले ना, आपका रूटीन में बहुत ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, पर आपकी डाइट हेल्दी हो, तो ऑप्शंस आप हमेशा सीज़न के अनुसार ही चेंज करते रहें। बिल्कुल विनीता मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया। अगर हम डाइट प्लान की बात करें, रूटीन की बात करें, तो सुबह से लेकर रात तक कैसा एक आइडियल डाइट प्लान होना चाहिए? ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है कि हमारा डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। इस पर हमें बहुत डिटेल में काम करना होता है क्योंकि हर एक व्यक्ति की चॉइस अलग होती है, वज़न अलग होता है, हाइट अलग होती है, उसका डेली का जो रूटीन है, जो काम करने का रूटीन है, वो अलग होता है। तो एक डाइट प्लान उसकी स्थिति को देखते हुए उसको असेस करने के बाद बनाया जाता है, और साथ ही वो कैसा काम कर रहा है, डेली एक्टिविटी उसकी कितनी है, वो कितना फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर उसका कैलोरी का कंजप्शन कितना है, उसकी कैलोरी की रिक्वायरमेंट कितनी है, उस पर उसका डाइट प्लान हमेशा बेस्ड होता है। पर एक मोटे मोटे तौर पर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा डेली रूटीन डाइट का कैसा होना चाहिए, तो आप जब भी सुबह उठते हैं तो आप ध्यान ये रखें कि क्योंकि आप रात भर सो कर के सुबह जब उठते हैं तो वो रात भर की स्टार्विंग हमारी हो जाती है, तो सुबह का नाश्ता कभी भी आप स्किप ना करें। क्योंकि हमारे इंडिया में एक नियम है कि सुबह का चाय हमारे लिए कंपलसरी होता है, तो ध्यान रखें क्योंकि इस मौसम में एसिडिटी के चांसेस भी होते हैं, तो चाय हमेशा खाली ना लें। उसके साथ में आप थोड़ा मुरमुरा ले सकते हैं, पोहा ले सकते हैं, या बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाश्ता कभी भी स्किप ना करें, नाश्ता लेना हमारे लिए कंपलसरी होता है। तो इस मौसम में नाश्ते के लिए भी आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि मेथी इस समय अवेलेबल होती है, तो मेथी का पराठा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कम तेल में बना हुआ। सब्जियों का उपमा बना करके आप ले सकते हैं, वेजिटेबल दलिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, डोसा इस्तेमाल कर सकते हैं, इडली का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि सांभर यदि आप बनाएंगे तो सांभर में बहुत सारी वेजिटेबल, क्योंकि इस मौसम में सब्जियां अच्छी मिलती हैं, तो सांभर का इस्तेमाल आप अपने नाश्ते में कर सकते हैं।
साथ ही एक प्रोटीन ऑप्शन अपने ब्रेकफास्ट में ज़रूर रखें। तो इसके लिए आप या तो दही, पनीर या फिर दूध आप ज़रूर लें। 11 से 12 का टाइम जो मिड टाइम होता है, इस समय जी। हल्के फुल्के स्नैक्स का टाइम होता है। तो तो दर्शकों, पोहे, ये मैम ने बताया हमको कि हमें सुबह के नाश्ते में क्या कुछ लेना चाहिए। अब दिन की बात मैम बता रही हैं कि 12 बजे के बाद कैसा आहार लेना चाहिए, खासकर सर्दियों के समय। राइट, तो मिड के टाइम पर भी हल्का फुल्का स्नैक्स आपको लेना है, जैसे कि मैंने बताया पोहे मुरमुरे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मठा हो सकता है वो आप ले सकते हैं, या थोड़ा सा सूप जो गर्म वार्म सूप होता है उसका किस इस्तेमाल प्रकार आप कर के सकते सूप हैं। उपयोग में लेना चाहिए? काफी सारी हरी सब्जियां, जी। टमाटर जी। है बहुत अच्छे आहार रहते हैं। कैसा सूप हम लोग ले देखिए, सकते हैं? इस मौसम में तो जैसे मैंने कहा कि सब्जियां अच्छी मिलती हैं, तो इस समय आप पालक का सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स, मिक्स वेजिटेबल का सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल है, दाल के साथ में सब्जियां मिक्स करके उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसको आप टमाटो सूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस आपकी होती है, कॉर्न का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चॉइस आपकी होती है कि आपको किस प्रकार का जो टेस्ट है वो आपको पसंद आता है, उस हिसाब से अपने सूप में आप चेंजेस ला सकते हैं। हॉट एंड सॉर बना सकते हैं, उसको प्लेन सूप बना सकते हैं, और सिर्फ नमक और काली मिर्च डाल करके भी सूप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी मील बता रहे थे, दिन की मील जी। सूप के साथ साथ। और तो फिर आप जब लंच के टाइम पर यदि आप आएंगे तो फिर उस समय आपको प्रॉपर आप लंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्किंग लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि वो प्रॉपर लंच नहीं ले जा सकते हैं। तो आजकल टिफ़िन ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं कि टिफ़िन आपको 4 खंड में मिल जाता है, उसमें आप चारों ऑप्शन ले सकते हैं। पर क्विक आपको करना होता है, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, सैलेड, दही, इनका इस्तेमाल आप हमेशा करें। इसको अपने रूटीन से कभी ना हटाएं। सब्जियां जो हैं वो सीज़न के अनुसार इस्तेमाल करें, जैसे इस मौसम में मेथी है, पालक है, बथुआ है, गोभी है, पत्ता गोभी है, हर सब्जियां इस मौसम में अवेलेबल होती है। मिक्स वेजिटेबल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 2 सब्जियां या 2 चॉइस, जैसे प्रोटीन का ऑप्शन और ग्रीन वेजिटेबल का ऑप्शन, उनको मिक्स करके भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्न पालक आप बना सकते हैं, पनीर पालक आप बना सकते हैं। ये वाली चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप आएंगे शाम का 4 से 5 का जो टाइम होता है, इसमें भी आपको हल्का फुल्का कुछ लेना होता है। यदि चाय आती है तो चाय के साथ में आप थोड़ा पोहा मुरमुरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर पे आप जैसे चिवड़ा जो बनता है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं होता है, चाय हटा दीजिए, सिर्फ ड्राई फ्रूट है, उसको भी एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट यदि आप ले लेंगे तो वो आपका स्नैक्स का काम करेगा। अच्छी एनर्जी देगा, अच्छे मिनरल्स देगा, और चूंकि वो अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, कैल्शियम का, तो वो आपको मिलेंगे। फिर कोशिश करें, क्योंकि अर्ली डिनर इस मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है, तो डिनर कोशिश करें आपका अर्ली हो। 8 बजे, 8:30 बजे तक आप अपना डिनर कर लें। डिनर में भी ऑप्शंस वही रहेंगे जो आपके लंच के ऑप्शंस रहेंगे। कोशिश करें, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, तो सोने से पहले 1 कप गुनगुना दूध, इसमें हल्दी डाल करके आप ज़रूर लें। जो आपका डाइट भी जो दिन भर का खाना है वो उसको पाचन में, जिसको कह सकते हैं कि डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प करेगा, और वार्म फीलिंग भी देगा, और नींद भी इससे आपको अच्छी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक डाइट प्लान विनीता मैम ने हम सभी को दिया, और जिसको हम फॉलो करके अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ रख सकते हैं। खासकर सर्दियों की बात कर रहे हैं। अगर हम फलों की बात करें, कौन कौन से फल हमें हमारी डाइट में उपयोगी रहते हैं? इस मौसम में यदि विंटर्स की स्पेशली बात करें तो आपके विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्सेज जो हैं वो इसी मौसम में आते हैं। आपने देखा होगा आंवला इस मौसम में आता है, अमरूद इस मौसम में आता है, जिसका इस्तेमाल आप सैलेड के तौर पे कर सकते हैं, फल के तौर पे कर सकते हैं, या फिर अमरूद की चटनी बना करके भी आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी फल आते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पर फलों का लेना आपके लिए कंपलसरी है। दिन का जो टाइम मैंने बताया था 11 से 12 के दौर जो टाइम है, उस दौरान भी आप फल का इस्तेमाल कर सकते हैं। शाम के समय भी आप फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, फल ले सकते हैं। पर ध्यान रखें, इस मौसम में हाइजीन का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है, सांस चलने की तकलीफ लोगों को ज़्यादा होती है। तो ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा जो ठंडे फल होते हैं उनका इस्तेमाल आप कम करें, वॉश करके ही फलों का इस्तेमाल करें। और एकदम से बाहर से आकर के अगर आप आ रहे हैं, ठंडे मौसम से बाहर आ रहे हैं, तो पहले अपने बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल होने दें, उसके बाद आप कोई भी खाद्य पदार्थ जो है वो आप लें। बिल्कुल। अब हम महिलाओं के अगर स्वास्थ्य की बात करें, उनके खान पान की बात करें, कि उनको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है, तो कैसा खाना उनको खाना चाहिए? और सर्दियों में काफ़ी अच्छे फल और सब्जियां आती हैं। ठीक, सही कहा आपने। जैसे कि ऊर्जा की बात चली थी, हर एक व्यक्ति को अपने शरीर में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। आज ऊर्जा दिवस भी हम लोग मना रहे हैं। तो ऊर्जा की यदि बात करें तो जैसे गाड़ी को फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है,
वैसे ही हमारे शरीर को भी फ्यूल का ज़रूरत पड़ता है। और महिलाओं की यदि बात करें, वो सबसे नेग्लेक्टेड पर्सन होती हैं अपनी फैमिली में, क्योंकि वो सबका ध्यान रखती हैं। बच्चों का ध्यान रखेंगी, हस्बैंड का ध्यान रखेंगी, फैमिली का ध्यान रखेंगी, पर यदि खुद पर आती है तो अक्सर अपने आप को अवॉइड कर जाती हैं। पर ध्यान रखें, महिलाओं को ही सबसे ज़्यादा कैल्शियम का ज़रूरत होता है, आयरन का ज़रूरत होता है, और एनर्जी का भी ज़रूरत होता है, क्योंकि बॉडी को अगर आपको चलाना है तो एनर्जी की ज़रूरत आपको पड़ेगी। फूड खाने का तरीका वही रहेगा जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पर आपके जो फूड ऑप्शंस हैं उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इस मौसम में जैसे तिल्ली बहुत अच्छा मिलता है, वो अच्छा सोर्स होता है कैल्शियम का। उड़द की जो दाल होती है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का और कैल्शियम का। ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो बहुत अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का, कैल्शियम का, कई सारे मिनरल्स उनमें अवेलेबल होते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड उसमें अवेलेबल होते हैं, जो हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखें, महिलाएं इस मौसम में उड़द की दाल के लड्डू या मेथी के लड्डू जिसको हम कहते हैं, या फिर गोंद के लड्डू जो होते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको प्रॉपर कैल्शियम भी देंगे, प्रॉपर आयरन भी देंगे और आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे। तो इनका इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं। ध्यान रखें, उसको बहुत ज़्यादा मीठा ना बनाएं, शक्कर का इस्तेमाल ना करते हुए इसमें गुड़ का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत अच्छा सोर्स होता है हमारे आयरन का। तो वो भी आपको आयरन भी देगा और आपको वज़न बढ़ने की समस्या जिनको रहती है उससे भी आप बचेंगे। साथ ही ध्यान रखें कि आप अपने रूटीन में अगर आप लड्डू नहीं इस्तेमाल कर पा रही हैं तो एक मुट्ठी मिक्स ड्राई फ्रूट जो है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रोटीन और कैल्शियम देंगे। खाने को अवॉइड ना करें, ब्रेकफास्ट आपके लिए कंपलसरी है, ब्रेकफास्ट लेना ज़रूरी है। नाश्ते के ऑप्शन वही जो आप अपनी फैमिली को बना करके दे रही हैं, मेथी का पराठा या किसी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसका इस्तेमाल आप कर सकती हैं। उसमें स्टफिंग कर सकती हैं पनीर की या दाल की, या अंकुरित अनाज होते हैं उनकी आप स्टफिंग कर सकती हैं। दूध ज़रूर लें, 1 कप दूध ज़रूर लें। दूध नहीं पसंद आता है तो दूध का कोई भी ऑप्शन आप ले सकती हैं, आप पनीर ले सकती हैं, आप मट्ठा ले सकती हैं, आप दही ले सकती हैं। जिनको सर्दी में बहुत जल्दी ज़ुकाम हो जाता है तो ध्यान रखें, फ्रेश कर्ड का ही इस्तेमाल करें, बहुत समय का रखा हुआ कर्ड का इस्तेमाल ना करें। खाना गरम लें, क्योंकि ठंडा मौसम है, ठंडी जल्दी हो जाता है खाना, ठंडा जल्दी हो जाता है तो बेस्वाद भी लगता है। तो कोशिश करें गरम खाना जब हम फैमिली को सर्व कर रहे हैं तो खुद के लिए भी वो गरम खाना ही सर्व हो। इन चीज़ों का ध्यान बहुत अच्छे से आपने बताया कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है उनके सेहत का ध्यान रखना और किस प्रकार से वो किन चीज़ों को ग्रहण करके अपना स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट बना सकती हैं, उसके बारे में विनीता मैम ने बताया। विनीता मैम, एक और बहुत बड़ी समस्या, जो बच्चे हैं वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं आगे, उनको सिर्फ वही पसंद आता है और हेल्दी डाइट को फॉलो करना नहीं चाहते हैं। तो माताओं के लिए समस्या ये है कि वो टिफ़िन में क्या भेजें, क्योंकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो इतना पसंद नहीं करते बच्चे। जैसा कि आज की समस्या आपने बताई है, क्योंकि मॉल कल्चर है, हम बाहर जाते हैं तो हमें बहुत फैंसी पैकिंग में चीज़ें दिखती हैं, तो बच्चों को लगता है कि जो ग्रीन वेजिटेबल है उससे ज़्यादा टेस्टी वो जो फैंसी पैकिंग है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, इसलिए वो जंक फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। उन्हीं ऑप्शंस को अगर हम छोड़ दें अलग, तो घर का जो हमारा फूड है, हमारा जो किचन है वो सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर है, बहुत सारे न्यूट्रिशन जो है वो हमारे किचन में ही अवेलेबल होते हैं। उन्हीं जो कहते हैं न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल करके आप अपने उसी फूड को उतना ही टेस्टी और उतना ही फैंसी भी बना सकते हैं। हम पिज़्ज़ा की बात करते हैं, जो मार्केट में पिज़्ज़ा अवेलेबल होता है उसका बेस जो है वो हमेशा मैदा होता है और मैदा हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, बच्चे जो पसंद करते हैं। आप घर के अंदर ज्वार, मक्का और मिक्स आटा जो है उसको मिला करके मिक्स आटे का जो बेस है वो बना करके भी आप पिज़्ज़ा बना सकते हैं। घर के अंदर जैसे ज्वार की रोटी है उसमें आप लेयर लगाइए, जितने भी मिक्स वेजिटेबल्स इस मौसम में मिल रहे हैं, टमाटर मिलता है, ककड़ी मिलता है, सैलेड के जितने भी ऑप्शन है, गाजर वाजर है, शिमला मिर्च है, उनका आप बेस बनाइए, उसके ऊपर आप चीज़ लगाइए, पनीर की आप ग्रेट उसको कर दीजिए। वही जो सामान्य एक रोटी थी वही आपके सामने एक पिज़्ज़ा का रूप लेकर के आ जाती है और बच्चा उसको पसंद करता है। इस मौसम में जैसा कि आपने बताया कि सब्जियां बहुत अच्छी मिलती हैं, तो आप पराठे जो हैं वो आप बच्चों को, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टिफ़िन का आपको हमेशा समस्या होती है, उनके लिए लंच ऑप्शन हमेशा क्विक होना चाहिए।
तो आप हमेशा जो पराठा आप बना रहे हैं उसको सादा या प्लेन पराठा ना बनाते हुए उसको मिक्स वेजिटेबल पराठा बना दीजिए। उसके अंदर स्टफिंग, जैसे आप पनीर की स्टफिंग कर सकते हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसकी स्टफिंग आप कर सकते हैं, या फिर सत्तू होता है उसकी स्टफिंग आप कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारे अंकुरित अनाज होते हैं उनकी स्टफिंग करके उसको रोल बना करके रख दीजिए। रोल की पैकिंग देखकर बच्चे उसको फैंसी भी समझते हैं और खाना भी बड़े अच्छे से पसंद करते हैं। उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। प्लेन दलिया ना बनाते हुए मिक्स वेजिटेबल दलिया, क्योंकि जब वेजिटेबल्स पकने के बाद जो उनका कलर प्लेन दलिया में आता है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए आप हमेशा, जैसे इस मौसम में हरा धनिया आपको मिल रहा है, गार्निशिंग में आप हरा धनिया को ज़रूर इस्तेमाल करें। कलर भी सुंदर आता है और उसकी जो स्मेल होती है वो हमारा कहते हैं एपेटाइट को और बढ़ाती है, तो वो एक एपेटाइज़र का काम करता है। खाने से पहले बच्चों को सूप ज़रूर सर्व करें। सूप सर्व करेंगे तो वो भी एक एपेटाइज़र का काम करेगा और उसकी जो स्मेल है बच्चों की भूख बढ़ाएगी और खाने की तरफ वो आकर्षित होंगे। बाहर के ऑप्शन कम रखिए, क्योंकि जंक फूड हमेशा नुकसानदायक होता है। आजकल बच्चों में भी चाइल्डहुड ओबेसिटी, चाइल्डहुड डायबिटीज़ के केसेस हमें मिलने लगे हैं। तो जंक फूड जितना आप कम करेंगे बच्चों की हेल्थ उतनी सुधरेगी, और हम हेल्दी ऑप्शन यदि इस्तेमाल करेंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छे से बताया कि बच्चों के टिफ़िन में बहुत सारे ऑप्शन हैं और ये ऑप्शन हमारे घर में ही उपलब्ध रहते हैं, बस हमें उसको प्रोसेस करके और उससे अच्छे से प्रेजेंट करके टिफ़िन बॉक्स में देना होता है। अगर हम बात करें आज के युवाओं की, डाइटिंग की तरफ काफ़ी रुझान है, अपने आप को स्लिम बनाना, एक सेलिब्रिटी लुक में आना, हर एक युवा का सपना है। आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्लिम लगना, फिट दिखना, 6 पैक्स एब जो बॉयज़ में कल्चर है वैसा दिखना, टफ लुक देना, मैच्योर लुक देना, इसके लिए जिम करना ज़रूरी है। जिम करें, वो एक हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका शरीर हेल्दी रहेगा। पर वहीं पे यदि डाइट की बात आती है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी प्रकार की एक्सट्रीम एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जाकर के यदि एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो जो सप्लीमेंट का यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लेकर ही आप किसी भी प्रकार का सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। ज़्यादातर कोशिश करें कि वो सप्लीमेंट का इस्तेमाल आप ना करें, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जा कर के आपकी किडनी को नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जितना प्रोटीन आप कंज्यूम कर रहे हैं उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपकी किडनी को भी उतना ही काम करना पड़ेगा। तो साथ में आप ध्यान रखें, यदि आप इस प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट यदि आप ले रहे हैं तो उतना ही पानी आपको कंज्यूम करना है, ताकि वो प्रोटीन का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में हो सके और साथ ही आपकी किडनी पर एक्स्ट्रा लोड जो है वो ना पड़े। कोशिश करें डाइटरी ऑप्शन से ही प्रोटीन का कंजप्शन हो, बजाय ये सप्लीमेंट के। इसके लिए आप हमारे जो जितने भी प्रोटीन के रिचेस्ट सोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करें, जैसे कि दाल है, दूध है और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि मठा है, पनीर है, चीज़ें, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और पीनट बटर होता है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जितने भी हमारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्लैश मीट का इस्तेमाल करें। रेड मीट या फिर ऑर्गन मीट होता है उनका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ऑयली होते हैं, उनसे आप थोड़ा सा बचें। और कोशिश करें जितने कि हमारे जो दाल और दाल के बने हुए प्रोडक्ट होते हैं उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, सत्तू का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जो एक अच्छा आपको एपेटाइज़र का भी काम करेगा और प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स होगा। बिल्कुल विनीता जी, आप बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दे रही हैं, कैसे वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं, कैसे खान पान का ध्यान रख सकते हैं सर्दियों में। और आइए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे मेहमान से। हमारे साथ आज स्टूडियो में है एक सफल महिला उद्यमी, हमारे साथ है श्रीमती शिवानी चानिया। बहुत बहुत स्वागत है शिवानी जी। शिवानी जी, जानना चाहेंगे कैसे शुरुआत हुई? आज के समय में आपने एक सफल स्टार्टअप स्थापित कर लिया है, काफ़ी लोग आपको मानते हैं, आपको इंस्पायर करते हैं, कैसे आपके सफ़र की शुरुआत हुई? पहले तो मैं सभी को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बधाइयाँ दूंगी जी। और कहना चाहूँगी कि ऊर्जा एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसे कहीं ना कहीं हमें आगे जाके एक इम्पोर्टेंस भी देनी है और उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सो दैट कि हमारा जो आज के टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको किसी भी तरीके से हमें रोकना है। और जैसा कि आपने पूछा कि हम स्टार्टअप जो मैंने अभी शुरू किया अपना, और किस तरह से इसमें जो है वो लीड करते जा रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, अक्षय ऊर्जा सेक्टर में। तो शुरुआत ऐसी थी कि
आज हम जब बात करते हैं किसी भी चीज़ को करने की तो हम गवर्नमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, कुछ कोऑपरेशंस के और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर रिलाई करते हैं, बट हमें एज एन इंडिविजुअल क्या एफ़र्ट डालना है वो चीज़ हम सबसे लास्ट में सोचते हैं। तो मेरा वहीं से ही सोचना था कि एज एन इंडिविजुअल हम क्या कर सकते हैं क्लाइमेट एक्शंस और सस्टेनेबिलिटी की इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। वहाँ से ये सोच आई और फिर मैंने शुरू किया अपना स्टार्टअप। एंड ये मैंने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में स्टार्ट किया, अक्षय ऊर्जा सेक्टर में, जहाँ पे सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, इनकी कंसल्टिंग हमने शुरू करी। जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कोशिश की अवेयर करने की और प्रमोट करने की कि किस तरीके से वो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर सकते हैं और उसको अपने कंजम्पशंस जो हैं वो रैदर देन फोसिल फ्यूल बेस्ड जो एनर्जी है उससे चेंज करके वो अक्षय ऊर्जा पे निर्धारित हो। तो इस तरह से शुरुआत हुई। अक्षय ऊर्जा क्या है? अक्षय ऊर्जा जो है वो एक असीम चीज़ है, ये लिमिटलेस है, एबेंडेंट है नेचर में। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात करें तो मध्य प्रदेश में हम लोग 6000 मेगावाट से ऊपर जो है अक्षय ऊर्जा जो है वो भी जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप पूरे हमारे देश की बात करते हैं तो 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी जो है, जो हम आजकल कार्बन कैप्चर की बात करते हैं और नेट एमिशंस की बात करते हैं, उसको हमें नेट ज़ीरो करना है 2070 तक। तो ये सारे जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये इन्हीं के द्वारा ही होगा, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, उनके ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, और उसकी वजह से जो है वो हमारे जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है आज के टाइम में, हम देख रहे हैं कि तापमान जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रही है। ये ना ही सिर्फ हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव ले रही है, बट अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसा कि COP28 की हम बात करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों में जो है वो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे कि एक कोलैबोरेटिव अप्रोच होने की बहुत इम्पोर्टेंस है, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का एक रोल होगा इस पर्टिकुलर एजेंडा को अगर हम मीट आउट करना चाहते हैं तो। बिल्कुल। तो आपके स्टार्टअप का मुख्य कार्य ये है कि आप डिपार्टमेंट्स को जाकर जागरूक करती हैं किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षित कर सकें। हाँ जी। किस प्रकार से आप विभागों में क्या गतिविधियाँ करती हैं जिससे जागरूक हों अलग अलग विभाग? जी, तो हमारा एज अ कंपनी हम ये करते हैं कि हम जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ हैं, उनको ट्रेन करते हैं ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर, किस तरीके की टेक्नोलॉजी है, क्या इनोवेशंस हो रहे हैं जिसको वो यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग सेक्टर्स में जिसको अपनाया जा सकता है। जैसे आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत इनोवेशन आ रहा है उसमें। फिर आप देखें कि हर 2 से 3 साल में टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, काफ़ी एडवांसमेंट आ रहे हैं टेक्नोलॉजीज़ में। तो जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उससे उनको जागरूक कराते हैं, कैसे वो टेक्नोलॉजी को प्रमोट करें और किस तरीके से वो प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे उन्हें अगर कोई सोलर का प्रोजेक्ट लगाना है या विंड का प्रोजेक्ट लगाना है तो किस टेक्नोलॉजी को उन्हें यूज़ करना चाहिए, उनके लिए क्या प्रोजेक्ट साइट सूटेबल है, किस तरीके की फाइनेंशियल इम्पैक्ट उनके ऊपर आने वाला है, और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करके जिस तरीके का वो इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं एनवायरनमेंट पे, सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो इस तरीके की जानकारी हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं और वहीं हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट भी करते हैं। बिल्कुल। क्या आपने बचपन में कभी सोचा था कि आप एक उद्यमी बन जाएंगे, एक ऐसा स्टार्टअप बनाएंगे जिससे दूसरों के जीवन में बदलाव लाएंगे? आपने जो कहा जीवन में बदलाव लाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, बिकॉज़ मेरा शुरू से यही था कि आप जो भी कर रहे हैं उससे किसी ना किसी का के ऊपर जो है एक इम्पैक्ट क्रिएट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये था, बट क्योंकि शुरुआत में हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है कि हमें क्या करना है, बट ड्यूरिंग जब आपका एजुकेशन होता है, आपका इंटरेस्ट होता है, आप जो चीज़ें चल रही हैं आपके आसपास, आप उन सब चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं। तो जो क्लाइमेट एक्शन है वो हम सभी देख रहे हैं, बट ये हो रहा है कि हम देख रहे हैं बट हम क्या कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस समय ये चीज़ समझ में आई कि ये एक ऐसा सेक्टर है जो कि आने वाले टाइम पे बहुत बड़ा एक एमर्जिंग सेक्टर होगा, और आज के टाइम पे हमें ये करना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रमोट करें ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज का यूजेज जो है।
सेकेंड थिंग आप देखें कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि जलवायु पृथ्वी जो है हमें ऐसा नहीं है कि वो हमारे माता पिता को उपहार में मिला है, वो एक तरीके से हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कर्ज है। तो हमें ये देखना है कि किस तरीके से हम एक सस्टेनेबल, एक ब्राइटर फ्यूचर देते हैं अपने आने वाली जनरेशन के लिए। तो जब भी हम जैसे कि बात करते हैं कि जो विकसित देश थे उन्होंने इतना पोल्यूशन किया और इस तरीके से क्लाइमेट एक्शन जो है उसमें वृद्धि हुई, और कहीं ना कहीं पे अब उन्हें जो गरीब देश हैं उनको सहायता प्रोवाइड करनी चाहिए सो दैट कि वो ग्रीन एनर्जी के रिसोर्सेज को, इनोवेशन को, टेक्नोलॉजी को जो है वो बढ़ावा दे सकें। तो इस तरीके की चीज़ों से जब मैं अवगत हुई तो मुझे लगा कि आई थिंक इसमें कुछ, इस पर्टिकुलर डोमेन में कुछ करना चाहिए, और वहाँ से हमारे स्टार्टअप की शुरुआत हुई। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने शुरुआत की और बहुत अच्छी सोच के साथ, जिससे कई सारे लोगों का जीवन भी बदल रहा है। क्या आप ऐसा सोचती हैं जो हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई हैं जिससे हम प्राकृतिक चीज़ों से जुड़कर ही अपनी जो दिनचर्या है उसको फॉलो कर सकते हैं? इसके बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? जैसा कि हम देख पा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हम एनर्जीज़ का उपयोग कर रहे हैं जो कि प्रकृति के लिए सही नहीं है। तो क्या हमें वापस अपनी संस्कृति से जुड़कर वही सब चीज़ें लाना चाहिए? देखिए, हमारी संस्कृति में इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से उल्लेख है। अगर अपन हम अक्षय ऊर्जा की बात करते हैं तो उसमें हम आपने सूरजमुखी देखा होगा। सूरजमुखी जो है वो सूरज के स्रोत से ही जो है वो एक बहुत बड़ा हमारे लिए एग्जाम्पल है। तो अक्षय ऊर्जा का वो आइकन भी है एक्चुअली। तो उस तरीके से हम देखें कि ये लिमिटलेस है, अबेंडेंट है, और इसे हमें हार्नेस करना है। अब किस तरीके से हार्नेस करना है, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज़ को हमें अपनाना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आज सोलर कुकर्स हो गए, सोलर चूल्हा हो गया, उसके बाद में आपके सोलर ड्रायर्स हो गए, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम लोग अपनी दिनचर्या में यूज़ कर सकते हैं, जिनको हम प्रमोट कर सकते हैं। जो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके ऊपर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का एक मैंडेट होता है, और जो कि आज बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं इस चीज़ में आगे बढ़ रही हैं, उनका एक पर्टिकुलर फंड होता है जो कि ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में वो डाइवर्सिफाई करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो इम्पैक्ट्स हैं वो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कर सकते हैं, जहाँ पे हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम करती है कि आप जो हमारा ग्रास रूट लेवल है उसको हम किस तरीके से अवेयर कराएं, किस तरीके से हम एनर्जी बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उन तक पहुंचाएं, और हमारी संस्कृति से हम जुड़े रहें। ऐसा ना हो कि हम सीधे सिर्फ टेक्नोलॉजी के तरफ ही रिलाई कर रहे हैं, बट बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पर्यावरण में अवेलेबल हैं हम उन्हीं चीज़ों का उपयोग करें। और क्योंकि हम जानते हैं कि ऊर्जा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं, ये हमें डेली लाइफ में ज़रूरत पड़ेगी। कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऊर्जा के ऊपर निर्धारित है। तो ये हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको हम नेगलेक्ट करते जाते हैं। बट आज के टाइम में आई थिंक कि बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे जो हैं उनके प्रोग्राम्स हैं जो कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग जागरूक भी हो रहे हैं, और बहुत सारे एक्शंस भी ले रहे हैं कि वी शुड हैव अ ग्रीनर टुमारो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चलते चलते आप संक्षिप्त में क्या हम संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आप ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में जानिए, किस तरीके से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं अपनी दिनचर्या में। जैसे कि रेसिडेंशियल रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आप अपने घरों पे इंस्टॉल कर सकते हैं। सोलर कुकर्स का आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे एबंडेंट सनलाइट अवेलेबल है। उसके बाद में गाँव में हम जो है देखें तो जो आजकल ईवीज़ चल रहे हैं वो सोलर पावर्ड ईवीज़ चल रहे हैं। तो हम कोशिश कर सकते हैं कि कितना हम ऐसे अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के ऊपर जो है वो डिपेंड हो जाएं। और जो बहुत हमारा अच्छे से आपने शिवानी जी बताया कि कैसे हम प्राकृतिक संसाधनों से, संस्कृति से जुड़ के भी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। चलते चलते विनीता जी, संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को कुछ टिप्स। स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के लिए आहार स्वस्थ लेना जो कहते हैं ना वो ज़रूरी है। तो इस मौसम में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए ध्यान रखें, ब्रेकफास्ट लेना कंपलसरी है। ऑप्शंस हमेशा हेल्दी चुनें, सीज़न के अनुसार चुनें जो आपको हमेशा स्वस्थ रखें। बहुत ही अच्छे से आपने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनीता जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। उम्मीद करेंगे आपको हमारा आज का कार्यक्रम बेहद पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार।
Kiara.